सरफेस केमिस्ट्री। माइक अपना ऑफ कर दें सभी स्टूडेंट, माइक ऑफ कर दें अपना। थैंक यू स्टूडेंट्स। यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है कोलाइड। वैसे तो हमने कोलाइड को एक बार डिस्कस कर लिया है कि है क्या कोलाइड, पूरा हमने इसको डिस्कस कर लिया है संक्षेप में। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम, इसने पदार्थ को दो भागों में बांटा था। इसने कहा पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ के दो प्रकार बताए थे इसने, एक तो क्रिस्टलोइड और एक कोलाइड। क्रिस्टलाब, हिंदी में क्रिस्टलाब बोलते हैं क्रिस्टलोइड को, क्रिस्टलाब और कोलाइड। क्रिस्टलाब क्या है? क्रिस्टलाब जो है वो वास्तव में वास्तविक विलयन के कण जो होते हैं ना, वो क्रिस्टलाब होते हैं। वास्तविक विलयन के कण यानी विलय के कण। वास्तविक विलयन में विलय होता है। वास्तविक विलयन के कण कितना था? वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम। तो तब इनको साइज तो नहीं पता था कि 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो क्रिस्टलाब होता है ना, क्रिस्टलाब के जो कण होते हैं, क्रिस्टलोइड के जो कण होते हैं, विलयन में वो तेजी से विसरित होते हैं, यानी फास्टली डिफ्यूज होते हैं। वो इधर उधर बहुत तेज गति करते हैं, तेजी से विसरित होते हैं। विसरण का वेग ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? 1 नैनोमीटर से कम है साइज, तो ये हल्के होंगे। हल्के होंगे तो तेजी से इधर उधर गति करेंगे, यानी फास्ट स्पीड रहेगी इनके डिफ्यूजन की। और जो कोलाइड होता है इसका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर था, यानी थोड़े भारी थे तो इनके जो विसरण की गति है वो थोड़ी धीमी रहेगी। डिफ्यूजन का जो रेट है वो कम रहेगा, विसरण की गति धीमी रहेगी, इसकी थोड़ी स्लो रहेगी स्पीड। ठीक है। अब देखिए हम लोग, अब हमने एक डायलिसिस टॉपिक पढ़ा था, डायलिसिस, अपोहन। क्या था बताओ अपोहन में? हमने एक चर्मपत्र झिल्ली ली थी, एनिमल मेम्ब्रेन ली थी। अब इसमें दो तरह के कण थे, एक तो कोलाइडी कण और एक वैद्युत अपघटय के कण, यानी वास्तविक विलयन के कण, यानी क्रिस्टलोइड के कण। थॉमस ग्राहम वाली बात करें तो वो क्रिस्टलोइड के कण थे। अब कौन सा चर्मपत्र झिल्ली में से बाहर आ जाता है बताओ? कौन सा बाहर आ पाता है चर्मपत्र झिल्ली में से? क्या कोलाइड बाहर आ जाता है? क्या चर्मपत्र झिल्ली से निकल के कोलाइड कण बाहर आ जाते हैं? क्या नहीं आ पाते हैं ना। वैद्युत अपघटय यानी क्रिस्टलोइड के कण बाहर आ जाएंगे। तो ये चर्मपत्र झिल्ली यानी एनिमल मेम्ब्रेन में से, जांतव झिल्ली में से क्रॉस हो जाते हैं, गुजर जाते हैं या गुजर सकते हैं। परंतु ये जो होते हैं जांतव झिल्ली यानी चर्मपत्र झिल्ली से नहीं गुजर पाते। एनिमल मेम्ब्रेन से, जांतव झिल्ली कह दो या चर्मपत्र झिल्ली कह दो, एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाते। यही अपोहन का सिद्धांत था हमारे पास। तो हम इसीलिए सारा पहले बता चुका हूं मैं आपको ना। तो ये थॉमस ग्राहम ने कहा था। उसने क्या कहा थॉमस ग्राहम ने कि पदार्थ जो है वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो क्रिस्टलोइड यानी क्रिस्टलाब और दूसरे कोलाइड। क्रिस्टलोइड वो है जिनका विसरण तेजी से होता है, यानी डिफ्यूजन का रेट बहुत ज़्यादा है, और चर्मपत्र झिल्ली में से ये क्रॉस हो सकते हैं। और कोलाइड वो होते हैं जिनके डिफ्यूजन का रेट कम है और ये चर्मपत्र झिल्ली यानी जांतव झिल्ली में से नहीं गुजर पाते। ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अब जैसे जैसे आगे काम चलता गया केमिस्ट्री पर, वैसे वैसे ये पाया गया कि पदार्थ तो एक ही होता है। पदार्थ एक ही होता है। थॉमस ग्राहम ने तो क्या कहा? पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। फिर ये पाया गया पदार्थ तो एक ही होता है, पदार्थ एक ही होगा, परंतु उसकी अवस्थाएं दो होती हैं। उसकी अवस्थाएं दो होती हैं। तो ये पदार्थ के प्रकार नहीं है क्रिस्टलोइड और कोलाइड, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, स्टेट ऑफ मैटर हैं। ये दो पदार्थ की अवस्थाएं, फेज हैं ये सब्सटेंसेस की। एक तो क्रिस्टलोइड और दूसरी कोलाइड। एक क्रिस्टलोइड और दूसरी
कोलाइड। ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, पदार्थ एक ही होगा लेकिन उसकी जो अवस्थाएं होंगी, जो फेज होंगी, जो स्टेट होंगी वो दो होंगी। तो क्रिस्टलोइड और कोलाइड पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ की अवस्थाएं हैं। डिपेंड करता है माध्यम पर, मीडियम पर, कि हम माध्यम कैसा ले रहे हैं उसको घोलने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। जैसे हम नमक को पानी में घोलें, नमक को पानी में घोलें तो बताओ नमक पूरी तरह से घुलेगा या नहीं घुलेगा? बताओ पानी में घुल जाता है नमक या नहीं घुलता? पानी में घुल जाता है। तो यानी वो क्रिस्टलोइड का एग्जाम्पल है। नमक और पानी का विलयन क्रिस्टलोइड बनाएगा। तो पदार्थ नमक है, माध्यम जो लिया हमने उसको घोलने के लिए वो पानी लिया तो वो क्रिस्टलोइड बन गया। अब पदार्थ हमने वही लिया नमक ही, लेकिन इस बार माध्यम ले लिया बेंजीन। माध्यम क्या ले लिया? बेंजीन। पदार्थ नमक ही लिया, माध्यम बेंजीन लिया। अब नमक जो है वो बेंजीन में पूरी तरह से नहीं घुल पाता, तो वो किसकी तरह काम करता है? वहां कोलाइड की तरह। समझ आ गई बात? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पानी में घुल गया, ये बेंजीन में नहीं घुला। क्यों हुआ? आपने एक नियम पढ़ा होगा, समान समान को घोलता है। पढ़ा है क्या? समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। पढ़ा है? समान समान को घोलता है। तो नमक जो है वो आयनिक है, NaCl है तो Na+Cl- आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक जो होते हैं वो पोलर सोलवेंट में, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। तो पानी एक ध्रुवीय विलायक है। अब आयनिक में भी दो ध्रुव थे, देखो प्लस और माइनस, तो आयनिक को ध्रुवीय ही बोल सकते हैं हम लोग। वैसे तो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं, पर आयन में दो ध्रुव होते हैं। आप यूं ध्यान रखें कि आयनिक यौगिक में दो ध्रुव होते हैं, प्लस और माइनस। तो यानी एक तरह से ध्रुवीय ही है, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा। तो पानी जो है वो ध्रुवीय है, पोलर है। तो आयनिक यौगिक पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो नमक जो है पोलर में डिसॉल्व हो गया। अब नमक तो क्या है? आयनिक है। और जो बेंजीन है वो नॉन पोलर है, यानी अध्रुवीय है। अब बताओ क्या नमक है ध्रुवीय में पूरी तरह से घुल पाएगा क्या? आयनिक यौगिक क्या है, ध्रुवीय में पूरी तरह से घुल पाता है? नहीं घुल पाता ना, क्योंकि ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। आयनिक और पोलर जो होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो नमक इसमें पूरी तरह नहीं घुल पाता, इसलिए ये कोलाइड का काम करता है। तो पदार्थ एक ही है, कौन सा? नमक। नमक जो है पहले एग्जाम्पल में क्रिस्टलोइड का काम कर रहा है, दूसरे एग्जाम्पल में कोलाइड का काम कर रहा है। जो डिपेंड कर रहा है किस पर? कि आपने नमक को घोलने के लिए कैसा माध्यम लिया है। अगर आपने पानी लिया है तो वो पूरी तरह घुल जाएगा, यानी क्रिस्टलोइड बन जाएगा। और अगर आप बेंजीन ले रहे हैं तो वो कोलाइड बन जाएगा। क्लियर? अब आप देखें जो कोलाइडी विलयन है, अब अपने चलते हैं कोलाइडी विलयन पे। बाकी कणों का आकार मैंने आपको बताया हुआ है सारा, है ना। तीन तरह के विलयन हमने डिस्कस किए हुए हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, ये तीनों विलयन हमने डिस्कस किए हुए हैं, है ना। तो कणों का आकार भी डिस्कस किया हुआ है। वास्तविक विलयन यानी जो ट्रू सोल्यूशन है उसके कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और निलंबन के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ये सारा हमने पढ़ा हुआ है इसको। तो जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन, इनके वर्गीकरण के 3 आधार हैं, क्लासिफिकेशन के 3 बेस हैं। कोलाइडी विलयन के 3 आधार हैं। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के बेस पे। दूसरा अंतः क्रिया के आधार पर, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की इंटरैक्शन के बेस पे। ये हमने पढ़ा था, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, सारा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। और तीसरा कणों के आकार के आधार पर, साइज के, पार्टिकल के साइज के बेस पे। इसको आगे 3 भागों में बांटते हैं, इसको भी
इसमें एक तो आता है बहुआण्विक कोलाइड, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूल होते हैं। और एक होता है वृहद आणविक, मैक्रो मॉलिक्यूल, वृहद आणविक। और एक होता है संगुणित, एसोसिएट कोलाइड। ये तीन प्रकार के। साबुन संगुणित में आता है ना, जो हमने अपने पढ़ते हैं मिसेल, वो मिसेल संगुणित में आएगा। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना आगे। अभी हमारा जो काम है फिजिकल स्टेट के बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करूं मैं, फिजिकल स्टेट के बेस पे जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं किसी भी पदार्थ की, वो तीन अवस्थाएं होती हैं। एक तो ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब आप देखो जो कोलाइडी विलयन था हमारा, कोलाइडी विलयन जो था, इसमें दो घटक बताए थे मैंने आपको, दो कंपोनेंट बताए थे। एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। क्या होती है बताओ डिस्पर्स्ड फेज? डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है? जो कम अमाउंट में होती है ना, कम अमाउंट में होती है, जिसकी मात्रा कम होती है। और प्रक्षेपण माध्यम जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, मात्रा अधिक होती है, अमाउंट जिसकी ज़्यादा होती है, वो प्रक्षेपण माध्यम होता है। और कोलाइडी विलयन जो होता है वो विषमांगी प्रकृति का होता है, हेट्रोजीनस होता है। ये भी बता दिया था आपको, होमोजीनस, हेट्रोजीनस भी, यानी इसका संगठन पूरी तरह से एक जैसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था वायु में धूल के कण, क्या सारी जगह बराबर धूल है क्या वायु में? एयर में जो डस्ट पार्टिकल है क्या सारी जगह इक्वल है? एयर में जो डस्ट पार्टिकल है सारी जगह इक्वल नहीं है, यानी ये कौन सा विलयन बनेगा? विषमांगी, हेट्रोजीनस, है ना। अब देखो यहां मैं यहां लिख रहा हूं प्रक्षेपण माध्यम। पहले प्रक्षिप्त प्रावस्था लिख लेते हैं अपने, प्रक्षिप्त प्रावस्था, यहां आ जाएगा प्रक्षेपण माध्यम। और यहां जो एक विशेष नाम अपने दिया था, जैसे सोल बोला था, जेल बोला था ना, उस तरह से। अब प्रक्षेपण माध्यम, अब ये ध्यान रखना ये विषमांगी है, विषमांगी है, हेट्रोजीनस है, ठीक है। अब प्रक्षेपण माध्यम देखो, मान लो प्रक्षेपण माध्यम गैस है। प्रक्षेपण माध्यम का मतलब मात्रा क्या है इसकी? मात्रा, अमाउंट क्या है इसकी? ज्यादा, अधिक अमाउंट में है ये, ज्यादा अमाउंट में है ये। तो ज्यादा मात्रा मान लो गैस की है, ज्यादा मात्रा किसकी है? गैस की। तो कम मात्रा किसकी होगी बताओ? कम मात्रा में कौन ले? ज्यादा मात्रा तो मैंने ले ली कि गैस की मात्रा ज्यादा है, फिर कम मात्रा में किसको लूं बताओ? नहीं, तीनों ही आ सकते हैं, गैस भी आ सकता है, द्रव भी आ सकता है, ठोस भी आ सकता है। सही है बात? कम मात्रा में तो जो मर्जी ले सकता हूं ना, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा मैंने किसकी ली? गैस की। कम मात्रा में तो जो मर्जी ले सकता हूं। ऐसे मैंने ज्यादा मात्रा द्रव की ले ली, ज्यादा मात्रा द्रव की ले ली, तो कम मात्रा किसकी लूं बताओ? ज्यादा मात्रा ले ली मैंने द्रव की, तो कम मात्रा में किसको ले सकता हूं बताओ? और द्रव को भी ले सकता हूं। तेल जल मिश्रण नहीं पढ़ा था क्या हमने? कम मात्रा में तो जो मर्जी लो, तुम्हारे को कम मात्रा में कोई रोक थोड़ी रहा है। ये द्रव रोक रहा है क्या भाई? द्रव में द्रव नहीं मिलाना, रोक रहा है क्या? ये बताओ मेरे को, क्या ये गैस रोक रही है क्या भाई? गैस पे गैस मत मिलाओ भाई। ज्यादा मात्रा मैंने गैस की ले ली, कम मात्रा में जो मर्जी लो। ज्यादा मात्रा मैंने द्रव की ले ली, कम मात्रा में जो मर्जी लो। समझ आ रही है बात? अब मैंने
तीसरे केस में मैंने ज्यादा मात्रा ठोस की ले ली, ज्यादा मात्रा किसकी लें, ठोस का रहेगा ना। अब देखो ज्यादा मात्रा में गैस भी ले ली, द्रव भी और ठोस भी है ना। तो ज्यादा मात्रा में इस बार मैंने ठोस ले लिया, तो कम मात्रा में क्या लूं, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा ठोस की ले ली तो कम मात्रा में क्या ले सकते हैं बताओ, बस गैस भी, द्रव भी और ठोस भी। ठीक है, अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखो तो यहां मैंने कहा कम मात्रा गैस की, ज्यादा मात्रा गैस की, यहां कम मात्रा द्रव की परंतु ज्यादा मात्रा गैस की, यहाँ कम मात्रा ठोस की, ज्यादा मात्रा गैस की। तीनों ही कंडीशन में ज्यादा मात्रा गैस की रखी है ना। यहाँ हमेशा ज्यादा मात्रा किसकी रखी है, द्रव की, और यहाँ हमेशा ज्यादा मात्रा किसकी रखी है, ठोस की। क्लियर, समझ आ गई टेबल। अब आप देखें, मैंने एक बात कही थी आपको कि कोलाइडी विलयन की प्रकृति कैसी होगी, हमेशा कैसी होगी, विषमांगी। लेकिन जो पहला पहला विलयन है ना, गैस गैस विलयन, ये हमेशा समांगी ही होता है, ये हमेशा समांगी होता है, हमेशा होमोजीनस ही होता है, कभी हेट्रोजीनस नहीं होता। तो क्या बताओ, ये कोलाइडी विलयन हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता ना। तो गैस गैस तंत्र, गैस गैस सिस्टम कभी भी कोलाइडी विलयन की श्रेणी में नहीं आएगा। गैस गैस सिस्टम कभी भी कोलाइडी सिस्टम नहीं होता, समझ गए। गैस गैस तंत्र, गैस गैस सिस्टम कभी भी कोलाइडी नहीं होता। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो अब बताओ कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के बने भौतिक अवस्था के आधार पर, कितने प्रकार के दिख रहे हैं आपको, 8 प्रकार के, है ना। गैस गैस हट गया एक, बाकी सारे रहेंगे। तो ये हमारी बुक्स में टेबल बनी होती है, समझ आगे कैसे बनाई है भाई। ज्यादा मात्रा गैस की ले ली पहली बार, कम मात्रा में जो मर्जी ले लो, ज्यादा मात्रा द्रव की लो, कम मात्रा में जो मर्जी लो, ज्यादा मात्रा ठोस की लो, कम मात्रा में जो मर्जी लो। लेकिन जब हम गैस गैस की बात कर रहे हैं तो गैस गैस हमेशा होमोजीनस ही होता है, कभी हेट्रोजीनस नहीं होता, और होमोजीनस मिक्सचर कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, तो अब हमने ये तो लिखा था प्रक्षिप्त परावस्था, और ये लिखा था प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये वाले हैं आपके पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्रव वाले। ठीक है, अब अपने वैसे डिस्कस सारे ही करेंगे। तो जिसमें प्रक्षेपण माध्यम गैस है ना, जिसमें प्रक्षेपण माध्यम गैस है, उसका जब हम विशेष नाम लिखेंगे ना तो एरोसोल आएगा ही आएगा, एरोसोल, एरोसोल, एरोसोल। तो एरोसोल क्या है, एरोसोल ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसमें प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैस होता है। प्रक्षेपण माध्यम गैस होता है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्ज फेज द्रव या ठोस हो सकती है, लिक्विड या सॉलिड हो सकती है, समझ गए। डिस्पर्ज फेज तो क्या होगी, या तो लिक्विड होगी और या फिर सॉलिड होगी, लेकिन जो प्रक्षेपण माध्यम है, डिस्पर्जन मीडियम है, वो हमेशा गैस ही होगा। क्लियर, समझ आई बात या नहीं आई। अब देखो, जब ये एरोसोल ही रहेगा दोनों कंडीशन में, अगर यहां लिक्विड ले रहे हो तो लिक्विड एरोसोल हो जाएगा, द्रव एरोसोल हो जाएगा, सॉलिड ले रहे हो तो सॉलिड एरोसोल हो जाएगा, ठोस एरोसोल हो जाएगा। तो ये विशेष नाम आ रहे हैं। ठीक है, अब द्रव में द्रव मिलाते हैं तो आपको मैंने बताया था उस दिन, द्रव में द्रव, द्रव द्रव तंत्र, कौन से कोलाइडी विलयन है द्रव द्रव तंत्र, बताओ कौन से कोलाइडी विलयन है द्रव द्रव तंत्र। नाम लिया था एक विशेष, विशेष नाम क्या था उनका, पायस, इमल्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमल्शन क्या है ना, द्रव द्रव कोलाइडी तंत्र। और दूध इसका एग्जाम्पल है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो दूध पायस या इमल्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठोस द्रव भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठोस सॉलिड हो गया, द्रव लिक्विड हो गया। तो कौन सा नाम दिया था इसको बताओ, इसको नाम दिया था एक, सोल, सोल बताया था ना, सोल, सोल यानी एसओ यानी सॉलिड, एल यानी लिक्विड,
तो SO सॉलिड, L लिक्विड बताया था या नहीं बताया था ये, है ना। और सोल का बिल्कुल उल्टा भी बताया था आपको। क्या होता है सोल का उल्टा? नाम क्या था उसका? लिक्विड सॉलिड तो होता है जेल, 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 है ना, जेल। सोल का उल्टा जेल हो गया, सोल का उल्टा जेल हो गया, यानी द्रव ठोस जेल होता है। अब अब आप देखें जो बचा, द्रव में अगर गैस मिला दें, द्रव में गैस मिला दें तो बबल्स बनेंगे, बनेंगे ना बुलबुले। पानी में अगर गैस मिल जाए तो बुलबुले बनते हैं ना, तो यानी एक तरह से झाग बनती है वहाँ, झाग, इसलिए इसको बोलते हैं फोम। ये फोम है, फोम, फोम। तो द्रव में गैस यानी फोम, ठीक है। अब आप देखो नीचे वाले सेम इसी से हो जाएंगे। ये गैस है, ये भी गैस है, सेम है, प्रक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्ज फेज सेम होगी। ये फोम है और ये ठोस फोम है, ये ठोस फोम है। अब ये सेम आ गया, देखो ये ठोस है, ये भी ठोस है, प्रक्षिप्त प्रावस्था सेम होगी। तो ये सोल है, तो ये ठोस सोल है। ये नाम आ गए सारों के। ये सॉलिड सोल है, ये सॉलिड फोम है। समझ आई बात? तो जिसमें अब वापिस देखते हैं एक बार, अब अपने आप आपने बताना है, ठीक है। और बहुत आराम से लिख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है, एक बार थोड़ा सा फोकस करोगे तो याद हो जाते हैं बड़े आराम से। अब बताओ वापिस, जब गैस की मात्रा ज्यादा थी तो विशेष नाम क्या दिया था? एरोसोल, एरोसोल ही बोलते हैं इनको, है ना। चाहे ये है और चाहे ये एरोसोल ही होते हैं। और जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है, डिस्पर्ज फेज होती है, उसको पहले लिख दिया जाता है, ये द्रव एरोसोल, ये ठोस एरोसोल। क्लियर? अब ये हमने पढ़ा था द्रव, द्रव वाले को क्या बोलते हैं? पायस, यानी इमल्शन, इंग्लिश में इमल्शन बोल देते हैं। ठोस द्रव को भी पढ़ा था सोल, इंग्लिश में भी सोल बोल देते हैं। और सोल का बिल्कुल उल्टा भी पढ़ा था जेल, इंग्लिश में भी जेल ही बोलते हैं इसको। अब बाकी जब द्रव में गैस मिलाते हैं तो झाग बनती है, फोम, फोम बन गई, है ना, फोम, इसको फोम बोलते हैं। अब ये गैस है, ये भी गैस है, तो ये फोम है, तो ये भी फोम है, लेकिन ये कौन सी फोम है? ठोस फोम। अब ये ठोस है तो ये भी ठोस है, ये सोल है तो ये भी सोल है, लेकिन क्या लिखेंगे? ठोस सोल, सॉलिड सोल। ये टेबल बन जाएगी, आगे समझ? अब चले अंतः क्रिया के आधार पर। अंतः क्रिया के आधार पर कितने प्रकार बताओ? इंटरेक्शन के बेस पर कितने प्रकार थे? पढ़े थे ये हमने, दो प्रकार थे। एक तो द्रव स्नेही लायोफिलिक, और एक द्रव विरोधी लायोफोबिक। अब बताओ किसमें आकर्षण होगा, किसमें प्रतिकर्षण होगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम में बताओ किसमें आकर्षण और किसमें प्रतिकर्षण होगा, किसमें अट्रैक्शन और किसमें रिपल्शन होगा? द्रव स्नेही में तो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के बीच आकर्षण होता है, यानी डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन होता है। और यहां क्या होगा? दोनों में प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन होगा ना, रिपल्शन होगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे देखो, अब आप बताओ किसको बनाना आसान है, कौन सा इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है? द्रव स्नेही आसानी से बना सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये सीधे मिक्स हो जाते हैं, आसानी से बना सकते हैं। और क्या ये भी सीधे मिक्स हो जाते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होता है ना, इसलिए इसमें विशेष विधि लगानी पड़ती है। ये एक स्पेशल मेथड से ही बनेंगे, विशेष विधि लगानी पड़ेगी इसको बनाने के लिए, विशेष विधि से बनते हैं, ठीक है।
अब इन दोनों में आकर्षण है, तो क्या इनको आसानी से अलग कर सकते हो क्या? इसका स्कंदन कर सकते हो क्या? कोएगुलेशन हो सकता है क्या इसका? कोएगुलेशन, इन दोनों में आकर्षण है, नहीं होगा लायोफिलिक का, बिल्कुल। इसीलिए तो हमने इसको यूज किया था रक्षण में, याद आ रहा है, प्रोटेक्शन में यूज किया था इसको, क्योंकि ये स्कंदन को रोक दे। इसका स्कंदन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों में आकर्षण है। आकर्षण है तो दोनों आसानी से अलग अलग नहीं होते। तो यानी इनमें जो है स्कंदन को एगुलेशन नहीं होता, या होता है तो बहुत मुश्किल से होता है। समझ आ गई बात? यानी अलग अलग नहीं कर सकते हम प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को, क्योंकि दोनों में क्या है? आकर्षण है। अगर हमने अलग कर भी दिया ना, तो ये फिर थोड़ी देर बाद वापिस मिक्स हो जाते हैं, यानी ये उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। आगे बात समझ? अगर अलग कर भी देंगे ना, तो ये अपने आप थोड़ी देर बाद वापिस मिक्स हो जाएंगे। और इसको क्या है, ये क्या था द्रव विरोधी कोलाइड में, याद करो अपने कहा था द्रव विरोधी कोलाइड में जब वैद्युत अपव्यय मिलाया जाता है, लायोफोबिक कोलाइड में जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, तो क्या होता है? उसका स्कंदन हो जाता है, इसका कोएगुलेशन आसानी से हो जाता है। पढ़ी है सारी बातें हमने, इसलिए मैंने कहा चैप्टर आपको सारा पहले बता दिया, ताकि ये पॉइंट हमारे बहुत इजी हो जाए, है ना। हर पॉइंट वहां से जुड़ा हुआ है, उसी के गुण आगे आ रहे हैं हमारे। इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है, तो अगर एक बार ये अलग अलग हो गए तो वापिस मिक्स नहीं होते, यानी ये अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। आगे बात समझ? अब स्टेबल कौन सा बताओ, स्थाई कौन सा हुआ? फिर दोनों में से कौन सा स्टेबल हुआ बताओ? द्रव स्नेही, क्योंकि इसका स्कंदन नहीं होता, इसका मतलब कोएगुलेशन नहीं होता, यानी स्टेबल है। और ये जो है अनस्टेबल है, अस्थाई है। क्लियर? अब इसका नाम देखो, इसके उदाहरण देखो, उदाहरण द्रव स्नेही के। प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन, देसी नाम जितने भी है ना, मैं देसी नाम बोलता हूं इनको, जिनमें कोई कार्बन, कूर्बन, सल्फर, सुल्फर, सिलिकॉन, आवर्त सारणी वाले तत्व शब्द नहीं आ रहे, जैसे एथ, मैथ, प्रोप, ऐसा कुछ नहीं आ रहा इसके अंदर, है ना। प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन, ये सब द्रव स्नेही कोलाइड है। और जिनमें ये रासायनिक नाम आ जाएंगे ना, जैसे आवर्त सारणी का कोई तत्व आपको दिख जाए तो वो द्रव विरोधी में जाएगा। जैसे मैं बोलूँ सल्फर सोल, तो सल्फर बताओ आवर्त सारणी में था या नहीं था? बताओ सल्फर। वैसे तो प्रोटीन भी उन्हीं से बना होता है, लेकिन प्रोटीन नाम में कोई तत्व नहीं दिख रहा ना, प्रोटीन के नाम में कोई तत्व नहीं दिख रहा, स्टार्च के नाम में कोई तत्व नहीं दिख रहा, जिलेटिन के नाम में कोई तत्व नहीं दिख रहा। अब यहां से देखो, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, आर्सेनिक सल्फाइड सोल या आर्सेनियस सल्फाइड सोल, ये सब द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण है। सब में केमिकल नेम आ रहा है कोई ना कोई। और द्रव विरोधी कोलाइड हमने दो प्रकार के पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो धनात्मक पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक ऋणात्मक नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। धनात्मक कोलाइडी विलन क्या था बताओ? धनात्मक कोलाइडी विलन जिसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं ना, धनावेश रखते हैं। हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड सोल है ना, हाइड्रोक्साइड सोल जितने भी हैं वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। ये ध्यान रखना, FeOH की थ्राइस सोल, सोल दे दिया मतलब कोलाइडी विलन है, और हाइड्रोक्साइड दे दिया तो आप समझ जाना कि धनात्मक कोलाइडी विलन है। हाइड्रोक्साइड जितने भी होंगे वो सब इसी कैटेगरी में, ऑक्साइड जितने भी होंगे वो सब इसी कैटेगरी में लोगे, ठीक है। ऑक्साइड आ जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ऋणात्मक कोलाइडी विलन, जिसमें कोलाइडी कणों पर क्या आवेश होता है? कोलाइडी कणों पर, कोलाइडी पार्टिकल पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, नेगेटिव। और सल्फाइड सोल जितने भी आएंगे ना वो इसी कैटेगरी में आएंगे। सल्फाइड सोल, जैसे आपको कह दे आर्सेनियस सल्फाइड, ये कॉमन एग्जांपल लिख रहा हूं मैं दोनों, FeOH की थ्राइसोल पेपर में पूछा जाता है।
आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3, AS2S3 सोल, AS2S3 सोल, ये पूछा जाता है एग्जाम्पल के अंदर। ये ऋणात्मक कोलाइडी विलन है। सल्फाइड शब्द आपको दिख जाए तो वो ऋणात्मक कोलाइडी विलन कैटेगरी में जाएगा। क्लियर? ये धनात्मक, हाइड्रोक्साइड धनात्मक है और सल्फाइड जो है वो ऋणात्मक, सल्फाइड ऋणात्मक है। अब आती है कोलाइडी विलन बनाने की विधियां। कोलाइडी विलन बनाने की विधियां, कोलाइडी विलन बनाने की विधियां, इसमें दो तरह की विधियां हम लोग लेते हैं। एक तो संघनन और दूसरी परिक्षेपण। एक तो कंडेंसेशन और दूसरी डिस्पर्जन। डिस्पर्जन संघनन विधियां दो प्रकार की होती है, आगे फिर भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक, आगे फिर दो प्रकार की होती है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक समझते हैं आप लोग, जो फिजिकल चेंज आएगा जिसमें, जैसे हम कूलिंग कर दें बहुत ज़्यादा तो जो लिक्विड की ड्रॉप्स हैं। संघनन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ, संघनन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना। तो ये ध्यान रखना कि इसमें छोटे कणों से कोलाइडी कण बनेंगे, यानी 1 नैनोमीटर से छोटे कण होंगे वो कोलाइडी कणों में बदलेंगे। और प्रक्षेपण का, डिस्पर्जन का मतलब होता है टूटना, तो ये बड़े कण निलंबन वाले टूट कर कोलाइड बनाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया था ना, दोनों बातें। अब द्रव की बूंदें हैं बहुत दूर दूर हैं, अपने इनको ठंडा करें तो जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है बताओ? कण पास पास आते हैं, दूर दूर जाते हैं? जब ठंडा करते हैं पास पास आते हैं तो कोलाइडी कणों में बदल जाएंगे। समझ आ गई बात? दूर दूर है तो 1 नैनोमीटर से कम है, जब वो पास पास आएंगे तो कोलाइडी कणों में बदल जाएंगे। संघनन विधि का एग्जाम्पल है ये, संघनन विधि का एग्जाम्पल है। ये फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड का क्वेश्चन नहीं आता। इसमें एक विलायक विनिमय भी आता है, सोलवेंट एक्सचेंज। एक तो सुपर कूलिंग आ गया, एक सोलवेंट चेंज आ गया कि सोलवेंट एक्सचेंज हो जाता है। विलायक विनिमय, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ये आप लोग बुक्स में पढ़ेंगे तो क्लियर क्या होता है। विलायक विनिमय, सोलवेंट एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं ना, सल्फर और फास्फोरस, सल्फर ले लो चाहे फास्फोरस ले लो, ये अल्कोहल में तो पूर्ण विलेय हैं, अल्कोहल में तो पूरी तरह घुल जाते हैं, परंतु जल में पूरी तरह नहीं घुलते। ये सारी भौतिक विधियां बता रहा हूं मैं आपको। रासायनिक में ऑक्सीकरण, अपचयन वो आएंगी जो मैंने आपको बताई थी। जल में पूरी तरह नहीं घुलते। तो अब बताओ अल्कोहल में कौन सा विलन बनाएंगे, कोलाइडी या वास्तविक? जल में, अल्कोहल में पूरी तरह घुल गए तो अल्कोहल में ये पूरी तरह घुल जाते हैं, तो कौन सा विलन बनाएंगे बताओ अल्कोहल में? वास्तविक, ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना। और ये पानी में नहीं घुलते पूरी तरह से, तो पानी में कौन सा विलन बनाएंगे? पानी में कोलाइडी बनाएंगे। पानी में इनका जो विलन होता है वो कोलाइडी विलन होता है। सल्फर और फास्फोरस का पानी में जो विलन होता है वो कोलाइडी विलन होता है, और अल्कोहल में जो विलन होता है वास्तविक विलन होता है। अब अपने क्या किया, सल्फर या फास्फोरस को अल्कोहल में घोल लिया, तो ये अल्कोहल है और इसमें सल्फर या फास्फोरस डाल लिए, तो सल्फर या फास्फोरस यहां कौन सा विलन बना रहे हैं बताओ? ये वास्तविक विलन है ना। ये अल्कोहल प्लस सल्फर है, ये वाली कंडीशन है, ये वास्तविक विलन है। अब मैंने क्या किया, इसमें अधिक मात्रा में जल मिला दिया, अधिक मात्रा में पानी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, इसमें पानी मिला दिया इसके अंदर खूब सारा। तो इस पात्र में पहले तो अल्कोहल और सल्फर थे, अब मैंने इसमें खूब सारा पानी डाल दिया। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया खूब सारा, ठीक है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है सोलवेंट वही होता है ना। विलायक कौन होता है? विलायक जिसकी मात्रा
ज्यादा होती है। तो अब ज्यादा मात्रा किसकी हो गई, अल्कोहल की या पानी की? पानी की हो गई अब, है ना। पानी मैंने ज्यादा मात्रा में मिला दिया, इसमें अधिक मात्रा में पानी मिला दिया, तो अल्कोहल पानी में घुलता है या नहीं घुलता, बताओ? अल्कोहल, अल्कोहल पानी में घुलता है या नहीं घुलता? घुलता है। तो अल्कोहल, अल्कोहल पानी में घुल गया, तो अल्कोहल तो खुद विलय हो गया अब, है ना। अल्कोहल पानी में घुल गया तो अल्कोहल तो विलय हो गया, विलायक तो रहा नहीं अल्कोहल। तो सल्फर या फास्फोरस भी यहाँ एक तरह से कम मात्रा में है, तो वो पानी में रहेंगे, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा तो बहुत कम है। तो अल्कोहल तो अब खत्म हो गया। अब ये मान लो अल्कोहल विलायक नहीं रहा अब, है ना, अल्कोहल तो खुद विलय बन गया अब। तो सल्फर और फास्फोरस जब पानी की ज्यादा मात्रा में आएंगे तो कौन सा विलयन बनाएंगे, कोलाइडी विलयन बनाएंगे। तो यहाँ सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं वो आपस में जुड़कर कोलाइडी कण बना देते हैं। सल्फर लें या फास्फोरस लें, वो कोलाइडी कणों में बदल जाएंगे। तो इस तरह से सल्फर सोल प्राप्त कर लिया जाता है विलायक विनिमय द्वारा, सोलवेंट एक्सचेंज द्वारा। तो पहले सोलवेंट क्या था, पहले सोलवेंट क्या था, अल्कोहल था, बाद में सोलवेंट चेंज कर दिया, जल ले लिया, है ना, जल लेते वो फिर कोलाइडी विलन बन गया। और सल्फर का कोलाइडी विलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सल्फर सोल, सल्फर का कोलाइडी विलन, इसका यूज पूछा जाता है। तो चर्म रोगों को ठीक करता है ये, स्किन डिजीज का उपचार करते हैं इससे, चर्म रोगों को ठीक करने में काम आता है सल्फर सोल। सल्फर सोल चर्म रोगों के उपचार में काम आता है, ये स्किन डिजीज के काम में आता है। आपको ध्यान होगा हनुमानगढ़ में शिला पूजी जाती है चर्म रोगों के उपचार के लिए, पता है ना सबको, है ना। हाँ, शिला माता, बिल्कुल। साइंस ये कहती है कि उस शिला में सल्फर है, साइंस ये कहती है। क्या करते हैं उसमें, आपको पता होगा, वो जो शिला है उस शिला को धोते हैं, है ना, या नहीं धोते, बताओ? धोते हैं। फिर उसका जब उसको धोएंगे तो क्या होगा, उसका कोलाइडी विलन बन जाएगा एक तरह से। फिर वो जहां अपने को स्किन डिजीज है वहां उसका यूज कर लिया जाता है। सही है। जैसे हाथ में कोई चर्म रोग है तो फिर उस घोल को हाथ पर लगाया जाता है, या नहीं लगाते? फेरी करने से ठीक हो जाते हैं क्या? क्या फेरी करे आया मैं ठीक हो जाऊंगा, या लगाते हैं, बताओ? जो गया है उसको पता होगा, लगाते हैं उसको, है ना। उसका क्या है कि उस शिला को धोकर कोलाइडी विलन तैयार हो जाता है वहाँ। उसको बोतल में भर के लाते हैं, घर पे भी लगाते होते हैं, घर पे आकर भी लगाते हैं उसको, है ना। वो रेगुलर ट्रीटमेंट लेना होता है अपने को उसका, क्योंकि वहाँ सल्फर सोल तैयार हो गया है। तो सल्फर सोल स्किन डिजीज को ठीक करेगा ही करेगा। तो साइंस ये कहती है कि उस शिला में सल्फर है, और हम लोग आस्था है हमारी, है ना, जहाँ से हमें फ़ायदा होता है वो बाबा ही बन जाता है। भारत में ट्रेंड है ये, जहाँ से फ़ायदा हो गया उसको बाबा बना लेते हैं अपने कि ये बाबा ही है, ठीक है। पर वो अपनी अपनी आस्था है। पर साइंस की अगर माना जाए तो साइंस ये कहती है कि उस शिला में सल्फर मिक्स है, इसलिए वो स्किन डिजीज को ठीक कर रहा है उसका घोल। क्योंकि उसका जो सल्फर का घोल होगा पानी में, वो कौन सा विलन बन जाएगा, कोलाइडी विलन। और सल्फर का कोलाइडी विलन स्किन डिजीज को ठीक करता है। क्लियर? अब आती है रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड। संगणन में ही चल रहे हैं अभी हम, है ना। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या क्या आएगा, देखो। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी रिडक्शन, जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस, और एक आएगा उभय अपघटन यानी एम्बिलाइसिस। उभय अपघटन, द्विक अपघटन के नाम से भी आ जाता है कई बार पेपर में, द्विक अपघटन, उभय अपघटन या द्विक अपघटन के नाम से ही पेपर में पूछ लिया जाता है। अब देखो, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से क्या होगा, अधातु का कोलाइडी विलन बनेगा, नॉन मेटल का। जैसे आपको दे दे सल्फर सोल
किस संघनन विधि से बनता है, किस कंडेंसेशन मेथड से बनता है, तो ऑक्सीकरण से बनता है। अधातु है। कैसे देखो कैसे बनाते हैं। ब्रोमीन, द्रव ब्रोमीन के अंदर H2S गैस प्रवाहित कर देते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं जस्ट आपको। द्रव ब्रोमीन में H2S प्रवाहित कर दी। अब आपको पता है जब इसमें H2S ऐड करेंगे तो H2S इससे क्रिया करेगी। क्या बनेगा बताओ जब H2S इससे क्रिया करेगी? तो दिख रहा है आपको साफ, क्या बनेगा बताओ? जब H2S Br2 में जाएगी तो क्या बनाएगा? HBr है ना, 2 Br हैं, 2 H हैं, 2 HBr बन गए और साथ में बन गया S, यानी सल्फर सोल बन गया, ये सल्फर सोल। अब बताओ कि ऑक्सीकरण कैसे हुआ? आप देखो इसको, अभिकारक देखो दोनों। S किस में था बताओ? कौन से अभिकारक में S था, कौन से रिएक्टेंट में S था? H2S में, है ना। H2S बदल गया S में, H2S बदल गया S में, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन निकल गई एक तरह से, H2S से S बना, यानी हाइड्रोजन निकल गई। नहीं तो सीधा सोचो कि यहाँ S पर -2 है और यहाँ S पर 0 है, ऋणावेश में कमी ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यहाँ सल्फर का जो कोलाइडी विलयन बना है वो ऑक्सीकरण से बना है। आगे बात समझ। तो अधातु का जो कोलाइडी विलयन बनता है, जो नॉन मेटल का कोलाइडल सोल बनता है, उसमें कंडेंसेशन विधि जो यूज की जाती है, कंडेंसेशन मेथड जो यूज किया जाता है, संघनन विधि जो यूज की जाती है, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन यानी अपचयन। अपचयन से धातु का कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं, मेटल का। धातु का कोलाइडी विलयन यहां तैयार किया जाता है मेटल का। मेटल सोल पूछ ले, जैसे गोल्ड सोल, आयरन सोल, है ना, सिल्वर सोल। कौन सा कंडेंसेशन मेथड लगाएंगे? कंडेंसेशन, संघनन विधि, तो रिडक्शन लगाएंगे। कैसे देखो, इक्वेशन भी देख लो। जैसे AuCl3 में जब SnCl2 ऐड किया जाता है तो गोल्ड सोल बनता है, साथ में बनता है SnCl4। अगर मैं बैलेंस करूं तो 2 3 3, ये बैलेंस हो गई। तो Au कौन से रिएक्टेंट से आया है बताओ? Au किससे आया है? AuCl3 से। तो जब AuCl3 से Au बना तो क्या निकल गया इसमें से बताओ? क्या निकल गया? Cl- निकल गया ना। Cl- यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऋण विद्युतीय तत्व, इलेक्ट्रो एलिमेंट निकला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकला है इसमें से। Cl- निकला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी Cl- का निकलना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना अपचयन होता है। नहीं तो सीधा देखो, AuCl3 में Au पे चार्ज था +3 और यहाँ Au पे 0, तो +3 से 0 हो गया, यानी धनावेश में कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, और पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना रिडक्शन होता है, रिडक्शन। आ रही है बात समझ? बाकी आपको ये चीज याद रखनी है, ये देख लेना। अधातु का कोलाइडी विलयन बना है, संघनन विधि पूछ रहा है तो ऑक्सीकरण होगी। धातु का कोलाइडी विलयन बना है, संघनन विधि पूछ रहा है तो अपचयन होगी। ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस, जल बटन। जल बटन में धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड का, धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनता है। जैसे FeCl3 का जब जल बटन किया जाता है तो ये FeOH की थराइस बनता है। FeOH की थराइस 3 लेने पड़ेंगे ये, +3 HCl, तो ये बन गया FeOH की थराइसोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, धनात्मक कोलाइडी विलयन, FeOH की थराइसोल। तो OH आपको दिख जाए, हाइड्रोक्साइड सोल आपको दिख जाए, हाइड्रोक्साइड सोल। धातु हाइड्रोक्साइड सोल किस संघनन विधि से बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोलाइसिस से बनाए जाते हैं, जल बटन से बनाए जाते हैं। OH जल से ही आएगा। समझ आ रही है बात? ये प्रश्न यही बनेंगे कि यह धातु सोल किस विधि से बनाया है, धातु सोल किस संघनन विधि से बनाया है, धातु हाइड्रोक्साइड सोल किस संघनन विधि से बनाया। क्लियर? अब लास्ट आया द्विकपटन। द्विकपटन में क्या होगा? उभय बटन में क्या होगा? आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था, AgNO3 में KCl ऐड किया था अपने, तो किसका अवक्षेप बना था? AgCl का बना था ना, AgCl का अवक्षेप, AgCl का अवक्षेप बना था। फिर ये अवक्षेप समान आयनों का अधिशोषण करके, सेम आयन को एब्जॉर्ब करके कोलाइडी विलयन में बदल जाता है।
तो यहाँ दोनों का अपघटन हो रहा है, देखो AgNO3 का और KCl का दोनों टूट रहे हैं। यहाँ से AgCl बन रहा है, यहाँ से KNO3 बन रहा है, दोनों टूट रहे हैं, तो इसको एम्बिलाइसिस या उभय अपघटन बोला गया है, उभय अपघटन। अब आपने मेन जो ध्यान रखने बात वो देखो, ए धातु दे दे, नॉन मेटल दे दे तो ऑक्सीकरण, मेटल दे दे जैसे सोना दे दिया, धातु दे दे कोई तो अपचयन से बनेगा उसका कोलाइडी विलन, हाइड्रोक्साइड दे दे तो जल बटन से, हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है, हाइड्रोक्साइड दे दे हाइड्रोलाइसिस से। और इसके अलावा कोई भी दे, कोई भी और हाइड्रोक्साइड ना हो, हाइड्रोक्साइड में प्लस और माइनस होते हैं, और कोई भी ऐसा हो जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो, प्लस और माइनस दोनों हो, जैसे AgBr है, AgBr में Ag प्लस है, Br माइनस है, तो ना तो ये धातु है ना धातु है। धातु होता तो S होता, क्लोरीन होता, ब्रोमीन होता है ना, और धातु होता तो सोना होता, लोहा होता, चांदी होती, तांबा होता, इस तरह से होता। ये प्लस माइनस है ये, लेकिन ये माइनस हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है तो जल बटन। हाइड्रोक्साइड के अलावा और कोई प्लस माइनस आ जाए तो उभय अपघटन या द्विक अपघटन यानी एम्बिलाइसिस आएगा। ये 4 ही एग्जाम्पल होते हैं इसमें, समझ आ गई बात।